रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष और असहमति की आवाज को दबा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी नियंत्रित किया जा रहा है और लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। वाड्रा ने बताया कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के सभी सवालों के जवाब दिए हैं और इस पूरी प्रक्रिया ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। उनके अनुसार अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को परेशान कर रही है, लेकिन समय बदलता है और जब हमारा समय आएगा तो हम भी जवाब देंगे। ये जो नाकामियां हैं बीजेपी सरकार की, तो वो ज़रूर एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि अब मीडिया को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो क्या होता है कि खाली उन्हीं की बात चलती है, नहीं तो सबको डराते हैं और धमकाते हैं। और मैं कहूँगा कि मुझे उन्होंने जब इतने समय बुलाया ईडी के अधिकारी और सब लोगों ने, तो मैंने सारे जवाब दिए और मुझे उसमें और शक्ति मिली है। मेरे को समझ मिला है कि ये कितने डरे हुए हैं ऑफिसर हैं, कितने जो सरकार के दबाव के वजह से मेरे को परेशान करते हैं। और वो फिर से मेरे से बोलेंगे सर हमारे से कोई गलती हो गई है, तो पर मैं तो ना आपको जानता हूं, पर यह है कि वहां से प्रेशर आया हुआ है। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, पर मेरे पास झेलने की क्षमता है। तो मैं वहां बैठता हूं, जवाब देता हूं और जब भी बुलाते हैं, अगर मैं विदेश में हूं, पहली चीज मैं वापस आता हूं। चाहे मेरी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था, पर मैं छोड़ छाड़ के यहाँ आया हूं कि मेरे को एक भी मौका नहीं देना है इनको कि मेरे लिए गलत देखने के लिए। तो मैं हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं और मुझे पता है प्रभु मेरे साथ हैं और मैं यहाँ हूँ, शांतिपूर्वक जा रहा हूँ। और जो गलत हो रहा है, वो दुरुपयोग हो रहा है, वो गलत है बीजेपी के द्वारा सबको परेशान करना। और समय बदलता है, फिर उनको भी देखना पड़ेगा, वो समय भी आएगा, क्योंकि हर चीज बदलता है और हमारा समय आएगा तो फिर उनको जवाब जरूर देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही से पहले गोंडा की छात्रा श्रद्धा ठाकुर से मुलाकात की। श्रद्धा ने पहले उनसे अपने स्कूल की सड़क की मरम्मत की मांग की थी, जो अब पूरी हो चुकी है। छात्रा ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया। ये दिन 1947 के दंगों में अपने प्रियजनों को खोने वालों के लिए श्रद्धांजलि का अवसर है और हमें राष्ट्रीय एकता व सौहार्द का संदेश देता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विभाजन की भीषण विभीषिका के शिकार हुए उन लाखों लोगों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 14 अगस्त की तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। न केवल ये उनके परिवारजनों के घावों पर एक मलहम लगाने का कार्य किया गया, बल्कि इस देश को, वर्तमान पीढ़ी को उसके इतिहास से अवगत कराने का भी एक अभियान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत ने प्रारंभ किया। पहली बार हुआ कि विभाजन के शिकार उन लोगों को जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के रूप में 1947 से पहले, 1947 के बाद भी जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग भागों में निवास कर रहे थे, उन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ किया। उनको अस्थायी आवास की सुविधा दी। बेघर बार लोगों ने अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से भारत के विकास में अपना योगदान दिया। राष्ट्रवाद की एक नई अलग को जगाने के लिए अपने आप को समर्पित किया। लेकिन कांग्रेस उनके पुनर्वास के लिए, उनके स्मृतियों को बनाए रखने के लिए, उनके संग्रहालय के लिए कभी भी कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया।
समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने राज्य विधानसभा में एनविजन 2047 पर चल रही 24 घंटे की बहस के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि उसके पिछले वादों का क्या हुआ। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में किए गए वादों का हिसाब दे। यादव ने कहा कि भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियां देने और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज तक ये पूरे नहीं हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता को सपने दिखाना आसान है, पर असली कसौटी वादों को पूरा करना है। उनसे कहिए 14 वाली परिपाटी कहाँ गई? जो 14 के वादे थे बीजेपी के लोगों से। पहले सीधा सवाल है, ये काल्पनिक बातें तो बात की होंगी। पहले जो बातें उन्होंने 14 में कही थी, 17 में कही, 19 में कही, 22 में कही और 24 में कही, पहले बीजेपी के लोग उसका हिसाब दें। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, 14 से ही ये नारा दिया था। आज महंगाई कहाँ खड़ी है? इन्होंने कहा था 14 में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 17 में उसको और बढ़ा के कहा कि 70 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे। वो रोजगार कहाँ है? इसके बाद इन्होंने कहा किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे। तो आज इनसे पूछिए क्या उत्तर प्रदेश की किसानों की आमदनी दूनी हुई है? कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई पर कहा कि हमारी लड़ाई इस बात की है कि किसी भी नागरिक को उसके वोट देने के अधिकार से वंचित न किया जाए। उन्होंने बताया कि अदालत में यही हमारा मुख्य तर्क रखा गया है। यादव ने कहा कि सुनवाई के दौरान कई अन्य पक्षकारों ने भी इस गंभीर मुद्दे को उठाया कि जीवित लोगों को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सभी तथ्य अदालत के सामने रखे गए हैं ताकि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। हमें मताधिकार से वंचित ना करें, और मेरे तर्क भी यही है। जितने लोगों ने वहां तर्क रखा कि भाई आज भी जिंदा लोगों को मृत घोषित किया गया है, तो ये तमाम तथ्यों को सामने रखा गया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे तर्क को खारिज किया है। ठीक है, उन्होंने कहा है जिन बातों को आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आगे भी यह बात जिंदा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बड़ी मात्रा में लोग वोट के मताधिकार से वंचित होंगे तो हम कभी भी इंटरवेन कर सकते हैं, कभी भी उसके अंदर घुस सकते हैं। तो हम जिन अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, मुझे आगे भी उम्मीद है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट मदद करेगा। भाजपा के प्रदेश महासचिव यशवंत जैन ने कहा कि तिरंगा यात्रा अब भारतीय समाज के लिए एक उत्सव का रूप ले चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर में तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह व गर्व के साथ मनाने का आह्वान किया था। जैन ने कहा कि इस पहल ने देश भर में देशभक्ति की नई लहर पैदा की है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता और गर्व का प्रतीक बताते हुए कहा कि तिरंगा हर भारतीय के दिल की धड़कन है। देखिए, तिरंगा यात्रा एक प्रकार से उत्सव बन गया है भारत के समाज के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज से 3 साल पहले आह्वान किया था देश की जनता से कि वो घर घर अपना तिरंगा फहराएं और राष्ट्रीय त्योहार को उल्लास से मनाएं। वर्तमान परिस्थिति में जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की सेना ने शौर्यता से लड़ते हुए पाकिस्तान को मुंह की खिलाई है और एक प्रकार से हमारे सेना का शौर्य प्रकट हुआ है, उस समय ये तिरंगा यात्रा का और महत्व हो जाता है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे आम नागरिक, सभी सामाजिक समूह, सभी देशभक्त लोग घरों में तिरंगा का जो है वो लगा रहे हैं, झंडा का वहां पे फहराना कर रहे हैं और गांव-गांव में हमारी तिरंगा यात्रा निकल रही है। एक प्रकार से पूरे देश में देशभक्ति का वातावरण बने और देशभक्त लोग हैं वो सारे लोग आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से 15 अगस्त तक लगे हैं और ये देशभक्ति हमारे देश को आगे, प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसका रहेगा। ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज पूरी प्रदेश की जनता ये संदेश दे रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे एसआईआर प्रक्रिया के विरोधी नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि ये प्रक्रिया वोटों को बांटने के लिए है या छूटे हुए वोटरों को शामिल करने के लिए। सिंह ने जोर देकर कहा कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। अगर चुनाव आयोग नागरिकता निर्धारण का काम करने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और सही उद्देश्य के बिना इस तरह की प्रक्रिया लोकतांत्रिक भरोसे को कमजोर कर सकती है। कौन कह रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन उसकी मंशा क्या है? वोट काटना या जो छूटे हुए वोट है उनको जोड़ना? नागरिकता तय करना
इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। नागरिकता तय होती है गृह मंत्रालय से। जब इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय करने लगता है तो सवाल खड़ा होना लाजमी होता है। तो इसलिए ये शंका भी है और लोगों ने देखा कि करीब 65 लाख से अधिक लोगों को इन्होंने सूची से बाहर कर दिया। अभी पता नहीं कितने लोग सूची से बाहर होंगे, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे ये तो भगवान मालिक है और इलेक्शन कमीशन जानता है, लेकिन कटेंगे जरूर। इसका जरूर हम लोगों को आशंका है कि और वोट कटेंगे और गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा। राजद सांसद मनोज झा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कहा कि सरकार के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान दोनों ओर लोगों ने भारी तकलीफें झेली थीं, लेकिन भारत ने समय के साथ खुद को संभाला और आगे बढ़ा। झा ने कहा कि हत्या दिवस जैसे शब्द विकास की बात नहीं करते बल्कि घावों को कुरेदते हैं। उनके अनुसार तिरंगा केवल घरों में नहीं बल्कि दिल में होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे दिनों के लिए अधिक सकारात्मक और संवेदनशील शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पर कहना है कि इनके पास पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। इस देश ने अपने को हील किया। शायद इन्होंने पढ़ा नहीं होगा तमस में क्या दर्ज, कितनी चीजें लिखी गई, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। सफरिंग थी दोनों ही तरफ, लेकिन हीलिंग हुई। ये हत्या दिवस, विभीषिका दिवस, मतलब ये एक हीलिंग की सोच ही नहीं है, आगे बढ़ने की सोच नहीं है। कल तिरंगा निकाल रहे थे, अरे तिरंगा यहां रखो भाई, वो सिर्फ 3 रंग नहीं है, वो हिंदुस्तान की बहुलता, विविधता और हमारे चरित्र का दर्शन है। खैर, तिरंगा से तो आपका विरोध था, आप तो तिरंगा को ही खारिज करते थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन शब्दों का चयन बेहतर किया कीजिए कोई भी दिवस के लिए। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को गाली देकर फिर भाग जाते हैं। प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी निराश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देश चलाने का ठेका सिर्फ उनके परिवार के पास है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि राहुल गांधी की परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से आ गए और देश का नेतृत्व संभाल लिया। प्रसाद ने इसे राहुल गांधी की हताशा और अहंकार का परिणाम बताया। फालतू बात तो राहुल गांधी करते ही रहते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग का अधिकार है। अगर 7.9 करोड़ में से लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने पूरा भर दिया तो इनको परेशानी क्या है? ये राहुल गांधी को कोई चिट पकड़ाता है। और आज मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी एक गाली देते हैं फिर भाग जाते हैं। राफेल में उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गड़बड़ी नहीं पाया, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया तो बाद में माफ़ी मांगे। याद होगा पेगासस फ़ोन को लेकर बहुत हल्ला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनको लगता है कि मेरे फ़ोन पेगासस में स्पाईवेयर होता है वो अपना फ़ोन दे दें। इन्होंने कोई फ़ोन नहीं दिया। अब देखिए ये शुरू किया है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कानून के मुताबिक आप एफिडेविट पर अपनी बात कहिए, ताकि अगर गलत पाया गया तो कार्रवाई भी तो होगी ना। अब कहते हैं मैं एफिडेविट नहीं दूंगा। अब कह रहे हैं मैं मरे हुए लोगों के साथ। अरे अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐड हो गए हो, हट जाएंगे, 1-1.5 महीना का समय है कि नहीं पूरा करेक्शन करने का। अभी तो ऑब्जेक्शन का स्टेज है। ये जो पूरा मामला है, एक सीधी बात आती है, राहुल गांधी को अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? राहुल गांधी की पार्टी बार बार हारती है तो हम क्या करें? तो इसके पीछे उनकी एक खींच है कि देश को चलाने का ठेका तो हमारे परिवार को है। मोदी जी कहां से आ गए? तो राहुल गांधी जी, मोदी जी और भाजपा भी लंबा चलेगी। सोनिया गांधी का नाम जब उनको नागरिकता नहीं मिली उससे पहले वोटर लिस्ट में आया था। ये गंभीर सवाल है, उनको सफाई देनी चाहिए। देश का कानून स्पष्ट है, वोट वही देगा जो भारत का नागरिक होगा। अगर एक सवाल उठ रहा है कि उनको वोटर लिस्ट में नागरिकता लेने के पहले कैसे इंक्लूड किया गया, तो उसका जवाब तो चाहिए ना। और सिर्फ 3 सवाल उठेंगे उसमें। आप भारत की नागरिक कब बनी, बता दीजिए। और आपका नाम वोटर लिस्ट में पहले कैसे आ गया, तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको।
पद यात्रा कर रहे हैं 17 तारीख से राहुल गांधी 15 दिन घूमने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जाइए, कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं होने, निश्चिंत रहिए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ये देशवासियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है जब हम सभी तिरंगे के सम्मान में यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को सबसे शक्तिशाली देश बनाने का संकल्प हम सभी का है और इसके लिए हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। सोनोवाल ने जोर देकर कहा कि देशवासियों ने तय किया है कि आने वाले 25 वर्षों में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता संकल्प और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। ये पल हमारे देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए बड़े गौरवशाली पल है, क्योंकि हम देश की तिरंगा को लेकर हम सब एकत्रित हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्रों से हमें देश को दुनिया की सबसे बड़े विकसित देश, शक्तिशाली देश बनानी है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मार्गदर्शन दी है और पिछले 11 साल की जो उपलब्धियां भारतवासियों ने हासिल की है, विकास के सिलसिले में जो प्रगति हुई है, जो हमारी अब गति तेज से चलने लगे है, ये संभव हुई है हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व के वजह से। उन्होंने जो विजन दी देशवासियों को, इसलिए देशवासियों ने भी ये लक्ष्य तय की है कि अगली 25 साल के अंदर भारत को एक आत्मनिर्भर देश के हिसाब से प्रतिष्ठा की जाएगी और साथ साथ में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली विकसित राष्ट्र बनाएंगे। यही सभी भारतवासियों का एक बड़ा प्रतिज्ञा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।